हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। आज से अपन सीखेंगे कि भाई वेक्टर्स क्या होते हैं, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कहाँ यूजेस आते हैं, इसकी अलग अलग टाइप्स, इसके अलग अलग फॉर्मूलेज और एक एक डिटेल को सीखेंगे। क्योंकि जो आप आगे के टॉपिक्स आपकी फिजिक्स में या आपके मैथ्स में पढ़ोगे उसमें वेक्टर्स बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहली चीज अपन ये पढ़ते हैं कि वाई डू वी नीड देम। वाई डू वी नीड देम, वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी, कब लोगों को, ऑब्वियसली साइंटिस्ट को ये एहसास हुआ कि वेक्टर जैसी चीज को लोगों को इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई टर्म्स हैं जो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे विदाउट द यूज ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अब देखो, जब आपने याद है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का मेरा पहला लेक्चर देखा तो उसमें आपने एक वर्ड सीखा था PQ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो, जो आपकी फिजिकल वर्ल्ड्स और आपके कई एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के काम में आती है। ठीक है ना, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। अपन ने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। यही पढ़ा था अपन ने। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज में अपन ने ये सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये 2 चीजें बता दोगे तो वो क्वांटिटी अपने आप में पूरी तरीके से डिफाइन हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि यार आपका मास क्या है, तो आपने बोला मुझे 50 किलोग्राम। तो आई एम गेटिंग अ करेक्ट एंड अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। आप मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों बता रहे हो। मैंने आपसे पूछा कि यार आपका घर और स्कूल जो है कितने डिस्टेंस पे है, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, आपने बोला 3 किलोमीटर। अगेन आई एम गेटिंग अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड को फीवर हो रहा है ना, और वो आपने उससे पूछा यार अभी कितना फीवर है तेरे को, तो उसने बोला 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। यू आर गेटिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो और मैंने पूछा यार स्पीड क्या है तुम्हारे व्हीकल की, तो आपने बोला 40 किलोमीटर पर आवर। अगेन आई एम गेटिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यहां पे कोई गलती नहीं है, यहां तक आपको वेक्टर्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मान लो आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि यार तुमने ये तो बता दिया कि तुम्हारा घर और तुम्हारे स्कूल में कितना डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं अभी आपके घर पे खड़ा हूं तो मैं आपके स्कूल तक कैसे जाऊं, मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दो रूट। जैसे एग्जाम्पल, सबको पता है गूगल मैप, वेरी फेमस एंड अ वेरी कॉमन एप्लीकेशन। गूगल मैप अपन क्यों यूज करते हैं? जब आप किसी अनजान जगह जाते हो जिसका आपको प्रॉपर एड्रेस, लोकेशन नहीं पता, तो आप गूगल मैप पे उसका टाइप करते हो लोकेशन, वो आपको क्या करता है, प्रॉपर मैप पे डायरेक्शंस बता के देता है। तो गूगल मैप क्या आपको सिर्फ डिस्टेंस बताता है क्या, कि आपके घर से ये पर्टिकुलर जगह 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर है? या आपको प्रॉपर डायरेक्शंस भी बताता है। जब आप मैप को ऑन करके स्टार्ट करते हो नेविगेशन, तो आपको इवन वो वॉइस नोटिफिकेशन भी देता है कि 100 मीटर्स के बाद या 200 मीटर्स के बाद राइट मुड़ जाना या लेफ्ट मुड़ जाना, है ना, या फिर ब्रिज आ रहा है तो ओवरहेड ब्रिज के अंडर पास होके निकल जाना, ओवरहेड चले जाना, एक एक चीज का नोटिफिकेशन देता है ना। तो यहाँ पे राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, नॉर्थ जाना, साउथ जाना, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्शन है। अगर आपको गूगल मैप ये बोल दे कि चलो चलना स्टार्ट कर दो, 100 मीटर चले जाओ, तो आप 100 मीटर कहां जाओगे? यू आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि यार मैं अभी आपके घर खड़ा हूं, मुझे ये स्कूल में जाना है या इस हॉस्पिटल पे जाना है, तो आप मुझे रास्ता समझा दो। तो आप मुझे ये बोलोगे कि 2 किलोमीटर चल जाओ। तो 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाऊं वो तो एक्सप्लेन करो। तो फिर आप मुझे बोलोगे कि अगर आप अभी यहां खड़े हो तो आप सबसे पहले एक काम करो, 1 किलोमीटर तो चले जाओ नॉर्थ में,
उसके बाद आप राइट टर्न लेके जो है 1.5 किलोमीटर चले जाना, और उसके बाद आप वापस नॉर्थ पे 0.5 किलोमीटर चले जाना। इस तरीके से देखो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 3 किलोमीटर। तो मैं तुम्हारे घर से कहां पे पहुंच गया, तुम्हारे स्कूल तक पहुंच गया। तो यहां पे जरूरत किसकी पड़ी, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी नीड है वो है डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किसने कराया, वेक्टर्स ने। तो वेक्टर वो टर्म है जो आपको डायरेक्शन के बारे में समझाता है और डायरेक्शन को यूज करना सिखाता है। ये इंपॉर्टेंस है वेक्टर्स की। यानी कि आज से आप ये समझ लो कि देर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट कंप्लीटली डिफाइंड बाय दीज टू थिंग्स। फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। आज से आपको यह भी सीखना है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देंगे तो मतलब आप उनको कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रहे हो, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स में ही अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, या फिर बात करें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है, ये सब अपनी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटी अभी समझाऊंगा। ये मतलब जब आप इनके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन देते हो तो ये 3 चीजें बताते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट अलोंग विद डायरेक्शन। इनमें डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी कहां लगती है, हमेशा नीचे। अर्थ सबको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है। सो गोइंग डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड इज द डायरेक्शन। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि यार आपको बुखार है क्या, कितना है, तो आप बोलोगे क्या 101 डिग्री, आज मुझे नॉर्थ में बुखार है। नहीं है ना पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, आप इसमें डायरेक्शन थोड़ी बता रहे हो, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका मास क्या है, तो आपने बोला 50 किलोग्राम वेस्ट में मास है मेरा, या ईस्ट में या साउथ में, तो बाकी डायरेक्शन में क्या मास ही नहीं है क्या, कैसे पॉसिबल है। यानी कि देर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, बट देर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को समझने के लिए अपने को वेक्टर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इस टॉपिक की स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो अपन ने ये तो पढ़ लिया भाई कि वेक्टर्स की अपने को नीड क्या है, वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब अपन ये पढ़ते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ वेक्टर्स, फिजिकल क्वांटिटीज कितनी कैटेगरीज की होती है, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, आप वो बात रिपीट मत करना जो आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा कि भाई फंडामेंटल, डिराइव्ड और अपने सप्लीमेंट्री एफडीएस, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ। अपन वेक्टर्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर्स के अकॉर्डिंग पहली टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी टाइप होती है वेक्टर क्वांटिटी। पहली टाइप स्केलर क्वांटिटी और दूसरी टाइप वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ती है, साथ में आपको क्या देनी पड़ती है, यूनिट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है भाई, पहली चीज न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में क्या देना पड़ता है, यूनिट। वेक्टर क्वांटिटीज में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट और इसके साथ डायरेक्शन भी देना पड़ता है। यहां पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है लेकिन यहां पे है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर बात करें कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज मतलब स्केलर क्वांटिटी को मुझे ऐड करना हो, स्केलर क्वांटिटी को मुझे क्या करना हो, ऐड करना हो, तो वो कैसे किया जाए। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने 2 केजी एप्पल खरीदी और फिर मैंने 3 केजी मैंगो खरीद लिए, तो टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे मैंने, 5। यानी कि नॉर्मल बेसिक एडिशन से मैंने इनको ऐड कर दिया। तो जितने भी बेसिक एल्जेब्रिकल रूल्स होते हैं एडिशन के, मैंने उनको अप्लाई करके इनको ऐड कर दिया या इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो
तो अगर आप इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय अप्लाइंग अलजेब्रिक रूल्स, बेसिक अलजेब्रा को यूज करके, बेसिक मैथ्स को यूज करके आप इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो आप इस केस में नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। यहां पे अपने को फॉलो करना पड़ता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दे फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इस लॉ को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में और इस लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा वाइल अपन इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। मेजरली 3 टाइप के लॉज होते हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। अपन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है किसमें, 2 टाइप की क्वांटिटीज में। अब अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पे आ गया जैसे मास, टेम्परेचर, लेंथ, ये सब क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है, या फिर डिस्टेंस, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। यहां बात करें तो ये आ गया भाई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स एंड मेनी मोर। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। इनमें डायरेक्शन नहीं देना पड़ता, इनमें डायरेक्शन देना कंपलसरी है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ वेक्टर्स, फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। तो अपन अब आगे के पूरे चैप्टर में सिर्फ किसको डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटी को, क्योंकि डायरेक्शन की जो नीड है वो इन्हीं में है। और अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, जो अपने को क्या एक्सप्लेन करेंगे, चीजों का डायरेक्शन एक्सप्लेन करेंगे। तो डायरेक्शन की स्टडी किसमें होगी, वेक्टर क्वांटिटी में। तो अब आगे का टॉपिक इस पे चलेगा, ठीक है। पॉज करो, कॉपी करो। अब देखो भाई, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में कुछ स्पेशल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट में अगर आप नोटिस करो तो आप 3 चीजें देते हो, क्या क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। जैसे 2 एम्पियर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन देते हो। बेसिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। या अगर एक वायर में मार्किंग करी हुई है पी क्यू, तो डायरेक्शन आप दोगे पी टू क्यू, यानी कि आप इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन दे रहे हो। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट को इन स्पाइट ऑफ गिवन डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी ही माना जाता है। इसका रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यहां पे कभी भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगता है। एग्जाम्पल, मान लो इस वायर में करंट है 2 एम्पियर का और इधर से एक वायर है उसमें करंट है 4 एम्पियर का। इन दोनों को ज्वाइन करके ये एक सिंगल वायर बना दिया, तो इसमें कितना करंट आएगा, इसमें करंट आ जाएगा 6 एम्पियर का। यानी कि आपने नॉर्मली अलजेब्रिक एडिशन का, बेसिक एडिशन का लॉजिक लगाया है। अब अगर मैं इन्हीं वायर्स में एंगल को थोड़ा बढ़ा दूं, ये 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ठीक है, थोड़ा सा इनमें देखो एंगल जो है, मान लो पहले एंगल है 40 डिग्री और अब एंगल कितना हो गया 70 डिग्री। एंगल चेंज हो गया, लेकिन इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग द एंगल अब भी जो रिजल्टेंट करंट है वो कितना आएगा, अब भी 6 एम्पियर आएगा। तो यहां पे जो टोटल करंट है वो एंगल पे डिपेंड, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। यहां पे जो टोटल करंट है वो डायरेक्शन पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर आप इवन एक को ले लो हॉरिजॉन्टल, एक को ले लो वर्टिकल, और फिर अगर आप टोटल निकालोगे तो वो भी कितना आने वाला है, 6 एम्पियर ही आने वाला है। तो तीनों केसेस में आपका रिजल्ट सेम है, 6 एम्पियर, लेकिन तीनों केसेस में जो एंगल है वो अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, किसी को भी ये फॉलो नहीं करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, कुछ केसेस में, ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कुछ केसेस में इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर क्वांटिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेंसर क्वांटिटी। लेकिन कब, जब वो इंड्यूस्ड करंट हो। क्या हो, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो नोन एज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो तरीके की क्वांटिटीज में आता है। मैक्सिमम केसेस में आप उसे स्केलर क्वांटिटी ही कंसिडर करते हो। टेंसर क्वांटिटी कब कंसिडर करते हो, जब वो इंड्यूस्ड करंट होता है। ठीक है, इस केस में आप इसको टेंसर क्वांटिटी मानते हो। अब ये टेंसर क्वांटिटी, ये अभी अपना टॉपिक नहीं है। अभी अपना टॉपिक है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अभी इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी तो हो गई पूरी डिटेल में। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या चीज, अब अपन स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, कि भाई वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। और उससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। पहले पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन और फिर पढ़ते हैं टाइप्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, जैसे एग्जांपल आपने सीखा, मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू के साथ यूनिट देके, है ना। करंट को कैसे मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू के साथ यूनिट देके। तो ऐसे ही किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट, बहुत इजी है, टेल टू हेड। क्या बोलेंगे अपन, टेल टू हेड। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम इट्स टेल टू हेड, यानी कि वेक्टर कहां से चालू हुआ और कहां जाके एंड हो रहा है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। यहां पे वेक्टर की टेल है ए और हेड है बी। अच्छा, टेल इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल पॉइंट, टेल इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल पॉइंट, एंड हेड इज ऑल्सो नोन एज फाइनल पॉइंट, ऑल्सो नोन एज टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो एक वेक्टर हमेशा चालू जहां से होता है वो है टेल, और एंड जहां होता है वो है हेड। इनिशियल पॉइंट इज टेल एंड फाइनल पॉइंट इज हेड। क्लियर, तो वेक्टर हमेशा टेल से हेड जाता है। अब ये तो हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे वेक्टर को सिंबलाइज कैसे करते हैं, इसको सिंबल कैसे देते हैं। जहां से चालू हुआ उसको पहले लिखो, जहां पे एंड हो रहा है उसे बाद में लिखो, और ऊपर एक एरो बना दो। जहां से चालू हुआ उसे पहले लिखो, जहां एंड हुआ उसे बाद में लिखो, और ऊपर एक एरो बना दो। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का, दूसरे मतलब काफी तरीके होते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो इस ए से बी के ऊपर मैंने लिख दिया पी, इसको मैं एक सिंगल सिंबल दे रहा हूं, क्या, पी। इस बार आप ए बी सिंबल नहीं दे रहे हो, इस बार आप एक सिंगल सिंबल दे रहे हो। टेल हेड आपने बता दिया, लेकिन आपने यहां लिख दिया सिर्फ पी, या आपने लिख दिया यहां पे आर। ठीक है, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर और ऊपर एरो। ये एरो क्या डिनोट करता है, ये एरो ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से तो पता पड़ रहा है कि ये वेक्टर है। नहीं तो अगर आपने नॉर्मली ए बी लिख दिया तो ये कोई क्या समझेगा, ये समझेगा कि ये ए बी लाइन सेगमेंट है। क्या समझेगा, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ए से बी तक का ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ये तो लाइन सेगमेंट है। लेकिन जब एक तरफ एरो लग जाएगा तो यहां भी एरो लग जाएगा। तो आप इसको दो वेरिएबल यूज करके या फिर आप इसको सिंगल वेरिएबल यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। इवन आप इसको स्मॉल लेटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो वेक्टर्स के सिंबल्स की कोई लिमिट नहीं है, आप दो अल्फाबेट यूज करो या सिंगल यूज करो, कैपिटल या स्मॉल, कुछ भी। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं होता। इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि आपको ये एरो लगाना इंपॉर्टेंट है। ये एरो क्या डिनोट करता है, ये एरो डिनोट करता है कि आप वेक्टर की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, वेक्टर की बात। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है बहुत। अब बात करें भाई वेक्टर की, किस चीज की, लेंथ की। हाउ टू गेट द लेंथ ऑफ वेक्टर, और उस लेंथ को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सिंबल की बात तो हो गई। सिंबल में तो आपको क्या करना है, ऊपर एरो लगाना है, चाहे आप सिंगल
दो अल्फाबेट यूज करो या एक अल्फाबेट यूज करो, कैपिटल लेटर यूज करो या स्मॉल लेटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ अ वेक्टर। लेंथ ऑफ अ वेक्टर को बोला जाता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है भाई? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर स्टार्ट हो रहा है टेल से, एंड हो रहा है हेड पे, इसको आपने सिंबल दिया आर वेक्टर, तो आप इसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलोगे? आप इसके मैग्नीट्यूड का सिंबल दोगे, दो बार लगाओगे और फिर उसके अंदर आर लिखोगे और ऊपर एरो लगाओगे। दूसरा तरीका सिंबल देने का, सिर्फ कैपिटल आर लिख के छोड़ दो। ये दो तरीके होते हैं मैग्नीट्यूड के सिंबल देने के। या तो आप ये दो बार लगा दो, इन बार्स को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस, मॉड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मॉड। ये बार्स को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस या फिर मॉड। क्या चीज है ये? लेंथ। या फिर आप सिर्फ क्या लिख दो? कैपिटल आर। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। ठीक है, अब लेंथ कुछ भी हो सकती है। ऑब्वियसली लेंथ क्या नहीं हो सकती? लेंथ 0 से छोटी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी चीज की आप लेंथ मेजर करोगे, जैसे इस डस्टर की करोगे, तो आप नेगेटिव में थोड़ी बोलोगे। आप उसकी मिनिमम लेंथ क्या बोल सकते हो? 0। किसी भी चीज की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है? 0, या फिर 0 से ज्यादा हो सकती है। 0 से छोटी लेंथ कभी नहीं हो सकती। ऐसे ही किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये मैग्नीट्यूड के क्या है? दो अलग अलग सिंबल्स हैं। चाहे मॉड यूज करो या फिर आप नॉर्मल आर लगा दो और एरो भी हटा दो, ये दोनों इसके सिंबल्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है, कॉपी करो। अब पढ़ते हैं, देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट टाइप जीरो, नल। दो नाम होते हैं भाई इसके, जीरो या फिर नल वेक्टर। सेकेंड टाइप यूनिट वेक्टर। सेकेंड टाइप इज यूनिट वेक्टर। अभी एक एक का मतलब सीखेंगे डिटेल में। थर्ड टाइप इज को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, अब आप नोटिस करो, यहां पे तो वेक्टर है, यहां वेक्टर्स हैं, मतलब यहां पे दो वेक्टर एक साथ इस हेडिंग को कंप्लीट करेंगे। फोर्थ टाइप इज को लीनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ टाइप इज कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। सिक्स्थ टाइप इज को प्लानर वेक्टर्स। सेवेंथ टाइप इज पैरेलल वेक्टर्स। एट्थ इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ और टेंथ। नाइन्थ टाइप क्या है अपनी? यह है इक्वल वेक्टर्स। और लास्ट है टेंथ, विच इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले व्हाट इज जीरो और नल वेक्टर। आप जीरो या फिर नल वेक्टर किसको बोलोगे? जीरो या फिर नल वेक्टर उसको बोला जाता है जिसकी लेंथ ही नहीं होती। इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी जो सिर्फ एक डॉट है, मतलब इसकी टेल और हेड सेम है, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम। टेल हेड दोनों ही क्या है? सेम। कॉमन टेल कॉमन हेड, दैट इज ए पॉइंट से चालू हुआ और ए पे ही खत्म हो गया, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जीरो यानी कि नल वेक्टर। ऐसे वेक्टर का जो सिंबल है वो आप क्या दे सकते हो? एक कैपिटल ओ बना के एरो लिख दो। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी लेंथ यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे जीरो। इसकी कोई लेंथ ही नहीं है। फिर अपन ये वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? ये जब आप आगे अलग अलग लॉजिक सीखोगे, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, तब आपको इसका मतलब समझ आएगा कि जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसा नहीं कि ये बेकार का टॉपिक है, ये भी काम आएगा अपने। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है भाई? यूनिट वर्ड का मतलब यूनिटी। मैथ्स में एक वर्ड पढ़ा है आपने, यूनिटी। यूनिटी किसको बोलते हैं? वन को। तो यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ वन होती है, सिर्फ वन यूनिट। वन यूनिट की जो लेंथ है उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका यूज क्या है? ये आपको एक बड़े वेक्टर का डायरेक्शन बता देता है। मान लो ये ग्राफ पेपर पे अपन ने 3 एक्सेस है,
अपने 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई जेड, है ना। ऑब्वियसली आप ग्राफ पेपर पे 3 एक्सेस कभी नहीं बना सकते, 2 ही बना सकते हो, लेकिन एक्चुअल में तो 3 डायमेंशंस भी होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। मान लो यहां पॉइंट से एक वेक्टर बनना चालू हुआ जो इतनी दूर जाके रुक रहा है, तो इस वेक्टर का ये जो इतना बड़ा, ये तो लेंथ है, ये पूरा इसका डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए एक छोटा सा वेक्टर ही बहुत था। ये इतना बड़ा वेक्टर तो आपने क्या बनाया, उसकी लेंथ को बताने के लिए बनाया, लेकिन अगर बात सिर्फ डायरेक्शन की होती तो ये छोटा सा वेक्टर ही बहुत था ना इसका डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये जो छोटा सा वेक्टर है जो इतने बड़े वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, उसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। यूनिट वेक्टर का जो सिंबल है, यूनिट वेक्टर का जो सिंबल है वो कैसे देते हैं, वेक्टर बनाते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो कैपिटल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है, और उसपे एक कैप का सिंबल बना देते हैं। उसपे क्या बना देते हैं, एक कैप का सिंबल। ये जो सिंबल है इसके 2 नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना। इस सिंबल को आप कैप भी बोलते हो और इस सिंबल को कार्नेट भी बोलते हो। क्लियर, ये कैप भी है और ये कार्नेट भी है। ये सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का। अच्छा, यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला भी होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अपने काम नहीं आएगा इंट्रोडक्शन में, लेकिन अपने आगे काम आएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, जिस भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, आप उस वेक्टर से उसी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो। उस वेक्टर से उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ को डिवाइड कर दो। ये जो आर मैंने लिखा है ये क्या है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसकी लेंथ है। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, यानी कि अगर आपको ये आर कैप फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब कि इसकी लेंथ क्या है, सिर्फ 1 यूनिट। ये एक बड़े से वेक्टर का आपको क्या बता देता है, डायरेक्शन बता देता है। क्या बता देता है, डायरेक्शन। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट अब आते हैं अपन अपनी थर्ड टाइप पे, विच इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, को वर्ड का मतलब कंबाइंड, है ना, या अपन बोले सेम, और इनिशियल यानी कि इनिशियल पॉइंट मतलब टेल, मतलब जो वेक्टर्स टेल से टेल जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं को इनिशियल। जिन वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ी होती है वो को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। तो ये अपनी थर्ड टाइप है, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, क्या होते हैं भाई को इनिशियल वेक्टर्स, जिन वेक्टर्स की टेल आपस में कनेक्टेड होती है। जैसे ये दो, इनकी टेल क्या है, कॉमन, यानी कि दे आर हैविंग अ सेम इनिशियल पॉइंट, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स बोला जाता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जस्ट जैसे ही अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे उसके बाद अपन पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा को इनिशियल का टॉपिक। ठीक है, सो को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, दैट इज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, ये होता है को इनिशियल। नेक्स्ट फोर्थ टाइप इज कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कौन होते हैं भाई, कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, दे आर नॉट हैविंग द सेम डायरेक्शन, दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, दे आर लाइंग ऑन सेम लाइन। एक ही लाइन में अगर वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तो उन्हें आप क्या बोलोगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलोगे। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका पॉइंट है, इससे एक वेक्टर गया, फिर इसी के पॉइंट से दूसरा वेक्टर गया, ये कोलिनियर है। या फिर इस पॉइंट से एक वेक्टर इधर आ गया और इसी पॉइंट से एक वेक्टर दूसरी तरफ चले गया, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स है। इस पॉइंट से एक वेक्टर इधर आ गया, सामने वाले पॉइंट से भी वेक्टर इधर आ गया, ये भी कोलिनियर है। ये तीनों पॉसिबल केसेस है कोलिनियरिटी के। ठीक है, तीनों केसेस में वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। अब यार ये अपन कैसे चेक करेंगे whether the given vectors are collinear or not? इसके कई तरीके हैं चेक करने के। वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, जब उनके बीच में एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री और 180 डिग्री।
उनके बीच में जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो वो कोलिनियर होते हैं। और कैसे चेक किया जाता है, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। तो ये जो आपका वेक्टर है ये क्या है, ये है ए बी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, ये है ए बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर की लेंथ, ए बी वेक्टर की लेंथ और बी सी वेक्टर की लेंथ को ऐड करने से अगर बड़े वाले वेक्टर की लेंथ आ जाती है तो उसको भी क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। ये दूसरा तरीका है कोलिनियर प्रूफ करने का। इसमें बात करें, मान लो यहां पे आपका पॉइंट है P, यहां है Q, यहां है R, ठीक है। तो आप बोलोगे PQ वेक्टर की लेंथ PR वेक्टर की लेंथ टोटल अगर के बराबर आ गई तो हम उसको क्या मान लेंगे, कोलिनियर मान लेंगे। PQ प्लस PR इज इक्वल्स टू QR, ठीक है। सिमिलरली इधर के लिए दो वेक्टर्स की लेंथ को ऐड करके अगर तीसरा वेक्टर आ रहा है तो वो तीसरे वेक्टर की लेंथ आ रही है तो वो कोलिनियर है। या फिर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 या 180 डिग्री है तो भी वो क्या है, कोलिनियर है। ये होता है कोलिनियर का मतलब, ठीक है। इजी है बहुत। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है अपनी टाइप नंबर 5, कॉन्करेंट वेक्टर्स। ये कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं ऐसे वेक्टर्स जिनको एक्सटेंड करने पे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करे। और कई बार ऐसा हो सकता है कि एक्सटेंड करना ही नहीं पड़े, वो डायरेक्टली ही मीट कर जाए, ठीक है। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स, फिफ्थ टाइप, concurrent vectors are two or more than two vectors, two or more vectors having a common point of intersection. They are having a common point of intersection. इनको बोलते हैं concurrent vectors। जैसे मान लो एक वेक्टर x एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, दूसरा वेक्टर y एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है और तीसरा z एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। तो ये तीनों वेक्टर्स कॉन्करेंट है क्योंकि तीनों का एक कॉमन पॉइंट है, तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये कॉन्करेंट वेक्टर्स है। अब मान लो एक वेक्टर जो है वो थोड़ा आगे है, दूसरा वेक्टर यहां पे है और तीसरा वेक्टर जो है वो इधर है। अब आपने इसको एक्सटेंड करा, फिर आपने इसको एक्सटेंड करा, ठीक है, और ये आपका तीसरा वेक्टर है और आपने इसको एक्सटेंड करा। तो अब यहां पे ये मीट कर गए ना, इधर तो डायरेक्टली कर रहे थे, इधर एक्सटेंड करने के बाद मीट कर रहे हैं ना, तो ऐसे वेक्टर्स भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट। तो वो वेक्टर्स जिनमें या तो डायरेक्टली कोई कॉमन पॉइंट हो, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट, और दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर हैविंग अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग a common point in their line of intersection, having a common point in their line of action, in their line of action। अगर वेक्टर्स में डायरेक्टली कोई कॉमन पॉइंट है या उनकी लाइन ऑफ एक्शन यानी कि ये प्रोड्यूस करने के बाद कोई कॉमन पॉइंट है, तो ऐसे वेक्टर्स को अपन कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं। या तो डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर जाए, ये डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर गए तो ये कॉन्करेंट है, या फिर एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट कर जाए तो फिर वो कॉन्करेंट है, ठीक है। ये ऐसे एक्सटेंड करने पे आ गया समझ में, इजी है। नेक्स्ट देखो, पॉज करके कॉपी करेंगे, है ना, हर बार पॉज करके कॉपी करना है। सिक्स्थ है अपना को प्लानर। जब आप इस तरीके के ये तीन एक्सेस बनाते हो, दैट इज एक्स वाई और जेड, जब भी आप तीन एक्सेस बनाते हो तो अपन कितने प्लेन्स की नॉर्मली बात करते हैं, देखो हमेशा अपन हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लेते हैं वाई एक्सिस और ये बचा कौन सा, जेड एक्सिस। ऐसे तीन एक्सिस लिए जाते हैं। ये कौन सा प्लेन है, ये है एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस है।
ये है वाई जेड प्लेन, और ये कौन सा प्लेन है, ये है एक्स जेड प्लेन। ठीक है, 6 टाइप है अपना क्या, कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर का मतलब वेक्टर्स हैविंग अ कॉमन प्लेन। ठीक है, दैट इज वेक्टर्स विच लाइंग आर लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, कोप्लानर वेक्टर्स आर वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं उन्हें कोप्लानर बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पे ये एक वेक्टर बना दिया और यहां पे ये दूसरा वेक्टर बना दिया, ये दोनों कोप्लानर है। ये जरूरी नहीं है कि ये इंटरसेक्ट करते हुए ही बनाए जाएं। मान लेते हैं कि ये वेक्टर इधर जा रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दोनों के टेल हेड अलग अलग है, लेकिन अभी भी ये कोप्लानर है। ठीक है, अभी भी क्या है, कोप्लानर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्स और वाई के प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को यहां से हटा के इधर अप्लाई कर दूं तो अब ये कोप्लानर नहीं है, क्योंकि ये है एक्स वाई प्लेन में और ये है अपना क्या, एक्स जेड प्लेन में। तो जब वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उन्हें कोप्लानर बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें किसकी, क्यूब की, एक क्यूब की बात करते हैं या क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो क्यूबॉइड ऐसे बनता है, ये होता है आपका क्यूबॉइड, ये बेसिक डायग्राम बनता है क्यूबॉइड का। ठीक है, अब अगर आप इसकी साइड्स को नोटिस करो तो ये वाली जो साइड है यहां से ए से लेकर बी तक, और ये वाली जो साइड है, ठीक है, पी से लेकर क्यू तक, मान लो ये वेक्टर है ए बी, ये वेक्टर है पी क्यू, तो ये कभी भी कोप्लानर नहीं माने जाएंगे। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, और ये कोप्लानर भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक अलग प्लेन में लगा हुआ है और ये एक अलग प्लेन में। लेकिन अगर मैं इस ए बी के साथ मान लो कंसिडर करता हूं किसको, इसको, यहां पे एक पॉइंट ले लो आप आर, किसको कंसिडर करता हूं, पी आर को, तो अब ये कोप्लानर हो सकते हैं क्योंकि ये एक ही प्लेन में लाई कर सकते हैं। ये नीचे वाला रेक्टेंगल, ये इनका कॉमन प्लेन है, लेकिन इस ए बी का इस पी क्यू के साथ कोई कॉमन प्लेन नहीं है, है ना। या अपन बोले इस पी क्यू का यहां पे ये ए आर के साथ कोई कॉमन प्लेन नहीं है। तो जिन वेक्टर्स में अगर एक ही प्लेन पे वो लाई कर रहे हैं तो वो कोप्लानर होते हैं, ठीक है, और नहीं तो वो नहीं होते हैं। अपन इसको चेक करेंगे ऑब्वियसली फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके, लेकिन बेसिकली ये जो लॉजिक है, ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन पे बेस्ड है। इसमें आपको डायग्राम थोड़ा दिमाग में अज्यूम करना पड़ेगा, फिर आप ये सोच पाओगे कि वेदर द गिवन वेक्टर्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन और नॉट। ठीक है, ये होता है कोप्लानर का मतलब, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, इफ दे आर लाइंग दे आर कोप्लानर, एल्स दे आर नॉट कोप्लानर। क्लियर है यहां तक? इजी है। अब आते हैं नेक्स्ट है अपनी 7th टाइप, विच इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कौन होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ये और ये कोई जरूरी नहीं होता है कि इनकी लेंथ बराबर हो। ठीक है, ये बड़ा भी हो सकता है या ये बहुत छोटा सा भी हो सकता है। ये सारे वेक्टर्स पैरेलल हैं। इनमें जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। क्या होता है? एंगल 0 डिग्री होता है। इनको क्या बोला जाता है? पैरेलल वेक्टर। अब चाहे लेंथ छोटी हो, बहुत बड़ी हो या बहुत ही छोटी हो, उससे इट हार्डली मैटर्स, वो आप डिस्कस ही नहीं कर रहे, ये आपका टॉपिक ही नहीं है। आपका टॉपिक है सिर्फ डायरेक्शन, यानी कि आप और आपका फ्रेंड अलग अलग व्हीकल पे लेकिन एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, दोनों एक ही जगह जा रहे हो, तो उस समय जो आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल हो गई, तो वो पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसका ऑपोजिट क्या होते हैं भाई? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये तो हो गए क्या? पैरेलल वेक्टर्स। दे आर हैविंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। नेक्स्ट इज 8th, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल का मतलब समझ जाओ, एंटी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। यानी कि एक वेक्टर जा रहा है इधर तो दूसरा वेक्टर आ रहा है इधर। अब चाहे लेंथ छोटी हो या बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसकी लेंथ छोटी सी कर दो
तो भी ये एंटी पैरेलल ही माने जाएंगे। यानी कि आप एंटी पैरेलल में ही आप किसकी बात करते हो, लेंथ की बात बिल्कुल भी नहीं करते हो। किसकी बात करते हो, डायरेक्शन की, और साथ में बात किसकी करते हो, एंगल की। पैरेलल के बीच में एंगल है 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में एंगल हो गया 180 डिग्री। पैरेलल में डायरेक्शन क्या होता है, सेम, और एंटी पैरेलल में डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट। पैरेलल में डायरेक्शन सेम, एंटी पैरेलल में ऑपोजिट। पैरेलल में एंगल 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में 180 डिग्री। दोनों में लेंथ मैटर नहीं करती है, लेंथ का यहां कोई यूज नहीं है। ठीक है, इजी है, तो पॉज करके कॉपी करेंगे। नेक्स्ट है अपना इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और जिनकी लेंथ दोनों बराबर होती है। लेंथ भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है। यानी कि आप और आपके फ्रेंड को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दोनों को 2-2 किलोमीटर ट्रेवल करना है, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मतलब दोनों को जाना भी एक ही जगह है। तो ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इक्वल वेक्टर्स। तो अब ये है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी लेंथ सेम हो यानी कि इक्वल हो, और जिनका डायरेक्शन भी इक्वल हो। मतलब आप ये बोल सकते हो इक्वल वेक्टर्स आर दोज पैरेलल वेक्टर्स विच आर हैविंग द सेम लेंथ। आप और आपका फ्रेंड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो और दोनों को एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह दोनों को सेम पॉइंट पे ही पहुंचना है। ठीक है, तो ये वेक्टर्स होते हैं इक्वल। जैसे कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये ए बी और ये सी डी। अब आप चाहो तो इनका एक कॉमन सिंबल दे दो, इसको आप दे दो P, इसको आप दे दो Q। तो ये P और Q क्या है, ये इक्वल वेक्टर्स है। इनके बारे में ऐसा लिखा जाएगा, P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। मतलब डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, सब कुछ बराबर है। ये इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वल वेक्टर्स जो है वो हमेशा एक के नीचे एक पैरेलल ही लिखे जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, मान लो इसकी लेंथ है 2 यूनिट्स, इसकी लेंथ भी क्या है 2 यूनिट्स, तो क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं, नहीं, क्योंकि इनका डायरेक्शन इक्वल नहीं है। ये इक्वल वेक्टर्स हैं, है ना, ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। अच्छा अगर ऐसे वेक्टर्स हैं एक ही पॉइंट से जाके सेम डायरेक्शन में, यस ये भी इक्वल वेक्टर्स हैं। क्लियर, इक्वल लेंथ सेम डायरेक्शन, ये इक्वल वेक्टर्स है क्या, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। क्लियर, आगे समझ। अच्छा अगर फिजिक्स में अपन अपनी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ इज द वेलोसिटी, 2 न्यूटन इज द फोर्स इन नॉर्थ, तो क्या ये इक्वल वेक्टर्स बनाएंगे, नहीं। यहां पे किसका डिफरेंस आ गया, ऑब्वियसली दिख रहा है यूनिट का। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन यूनिट सेम नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। अगर मैंने आपको बोला कि भाई 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, 3 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं, यूनिट सेम है, डायरेक्शन सेम है, फिर भी इक्वल वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, अच्छा और बात करें, यहां लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, 2 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट, तो क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं, ये भी नहीं है। यहां पे मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम है लेकिन डायरेक्शन मैच नहीं करता। यानी कि इक्वल वेक्टर्स फिजिक्स में वो होते हैं जिनमें ये तीनों चीजें सेम हो, NUD, तीनों सेम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन तीनों सेम हैं, तो वो इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा इक्वल का उल्टा, अनइक्वल मत बोलना, इक्वल का उल्टा होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इक्वल का उल्टा क्या होता है भाई, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इक्वल का उल्टा नेगेटिव, ये है अपनी लास्ट टाइप, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा हो गया, लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसे आर वेक्टर तो माइनस का आर वेक्टर, ये माइनस क्या डिनोट करता है,
ये डिनोट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। इस वेक्टर ये इधर जा रहा है, इसका ऑपोजिट बिल्कुल इसके उल्टे डायरेक्शन में आएगा। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स आर ऑलवेज एंटी पैरेलल? यस, नेगेटिव वेक्टर्स आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल एंड दे आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। दे आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि पैरेलल वेक्टर्स हमेशा इक्वल होते हैं, और आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। नहीं, क्योंकि यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है किसकी? लेंथ की। नेगेटिव वेक्टर्स दे आर हैविंग द सेम लेंथ बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। डायरेक्शन इज ऑपोजिट। इक्वल में लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम है। यहां पे लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ये नेगेटिव वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी पैरेलल ऑल्सो। नेगेटिव वेक्टर्स दे आर कंसिडर्ड टू बी एंटी पैरेलल। फिर से बता रहा हूं, पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। एग्जाम्पल, ये कहां है इक्वल? ये पैरेलल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये एंटी पैरेलल है लेकिन ये एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहां बात आ रही है किसकी? लेंथ की, यानी कि मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में बराबर होगा तो ही आप इक्वल या नेगेटिव की बात करोगे। समझ में आ गया? इजी है बहुत। तो क्या होते हैं भाई? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हैविंग द सेम लेंथ बट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहां से एक नया वर्ड अपन सीखेंगे, एक नए वर्ड की स्टडी करेंगे विच इज डायरेक्शन। एक नया वर्ड पढ़ेंगे। तो अब आप लोग क्या करोगे? पहले पॉज करोगे और ये सब कॉपी करोगे। अब पढ़ते हैं, देखो डायरेक्शंस के बारे में। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस अपने को सबको पता है। नॉर्थ, उसका ऑपोजिट साउथ, ईस्ट और उसका ऑपोजिट वेस्ट। ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अब 90 का हाफ कौन होता है? 45। तो अगर मैं बिल्कुल 45 यानी कि सेंटर से एक और डायरेक्शन बनाऊं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नॉर्थ ईस्ट। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक्सटेंड कर दूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? साउथ वेस्ट। सेम 45 पे इधर एक डायरेक्शन बनाऊं तो मैं इसको क्या बोलूंगा भाई? साउथ ईस्ट। और 45 पे ऊपर एक डायरेक्शन बनाऊं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नॉर्थ वेस्ट। यानी कि 4 तो आपके एक्चुअल डायरेक्शंस हैं और 4 आपने इनसे क्या कर लिए? डिराइव कर लिए। ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर्स का डायरेक्शन में क्या लॉजिक है? मान लो कभी आपने ये लिखा हुआ देखा, अ बॉडी या अ फोर्स इज अप्लाइड, ऐसा आपने लिखा हुआ देखा, अ फोर्स इज अप्लाइड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये आपने कहीं लिखा हुआ देखा। अब यार ये लिखा हुआ जब आप देखोगे तो आप इसको इस ग्राफ पे इन डायरेक्शंस के लॉजिक से इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? देखो ढंग से, यहां क्या लिखा है? ऑफ ईस्ट। इसका मतलब ईस्ट से। ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से। ईस्ट से किधर जाना है? ईस्ट से नॉर्थ पे जाना है। ईस्ट से नॉर्थ पे जाना है। कितना जाना है? 60 डिग्री पे जाना है। तो ये आपका 45 था, इससे थोड़ा ज्यादा होगा ना 60। तो आप क्या करोगे? स्केल से आप यहां पे अ फोर्स इज अप्लाइड, यहां मान लो ये है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो आप स्केल से 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लो, एक एरो बना दो, यहां लिख दो 5 न्यूटन और इस एंगल को यहां लिख दो 60 डिग्री। तो ये जो इतनी बड़ी लाइन है, ये आप इतने से छोटे से डायग्राम में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। 5 न्यूटन का फोर्स है, किस डायरेक्शन में लग रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, ऑफ ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री के एंगल पे अप्लाई हो रहा है। मान लो एक और चीज लिखी हुई है, ये तो मान लो एक चीज क्या लिखी हुई है, यहां लिखा हुआ है अ बॉडी इज मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड
एट 4 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वेस्ट से, ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ जाओ, कितने एंगल तक जाओ? 30 डिग्री तक। तो ये ऐसे, और कितना जाओ? सिर्फ 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपका वेक्टर बन गया, और इसका जो ये एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। यहां पे आप 5 न्यूटन को इक्विवेलेंट ले रहे हो 5 सेंटीमीटर के, और यहां आप 4 मीटर पर सेकेंड को इक्विवेलेंट ले रहे हो 4 सेंटीमीटर के। क्लियर यहां तक? ये इनका मतलब है। आ गया समझ में? ठीक है, मतलब 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर मान लिया, और 1 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर मान लिया। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट अपन मतलब सीख रहे हैं किसका? डायरेक्शन का। अच्छा, मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ हो, यहां पे ये एक वेक्टर दे दिया, ये है मान लो 7 न्यूटन, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, और ये एंगल आपको दे दिया कितना? 70 डिग्री। अब आप इसको क्या लोगे? सबसे पहले आप ये देखो कि ये एंगल बना कहां से? ये एंगल बना है साउथ से, ठीक है। तो एक तो इसमें आएगा ऑफ साउथ, और ये साउथ से किस तरफ बना एंगल? ईस्ट की तरफ बना, ठीक है। तो अपन यहां इसको लिखेंगे फोर्स ऑफ 7 न्यूटन 70 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसको ऐसे लिखा जाएगा, साउथ से 70 डिग्री टर्न ले लो, किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। अच्छा, इसी को लिखना का दूसरा तरीका, यहां से अगर आप मेजर करो तो ये बन गया 20 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 है। तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका है फोर्स ऑफ 7 न्यूटन 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। यानी कि इन दोनों को घुमाओगे तो एंगल घूमेगा, इन दोनों को घुमाओगे तो एंगल घूमेगा। 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इसको लिखने का एक और तरीका, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ऑफ ईस्ट, ऑफ के बाद वो डायरेक्शन आता है जिससे आपने एंगल को मेजर किया है। ईस्ट की लाइन से मेजर कर रहे हो तो ऑफ ईस्ट, साउथ की लाइन से मेजर कर रहे हो तो ऑफ साउथ, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ की लाइन से मेजर कर रहे हो तो ऑफ नॉर्थ, ईस्ट से तो ऑफ ईस्ट। क्लियर यहां तक? आ गया समझ में? अच्छा, इसी को मैं और क्या लिख सकता था? अगर मैं यहां से मेजर करूं तो 30 डिग्री है ना, तो इसी को लिखने का एक और तरीका था, इसको मैं यहां लिख सकता था फोर्स ऑफ 5 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैंने ये एंगल कहां से बनाया? नॉर्थ से। कितना बनाया? 30 डिग्री। तो नॉर्थ से बनाया है इसलिए ऑफ नॉर्थ। कितना बनाया? 30 डिग्री। किस डायरेक्शन में बनाया? ईस्ट के डायरेक्शन। तो ये होता है डायरेक्शंस का लॉजिक। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो आप वहां पे इस तरीके के डायरेक्शंस को देखोगे, तो वहां पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, इनका थ्योरी पार्ट में कोई यूज नहीं है। इन पे एक्चुअल में सिर्फ डायरेक्शन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम ये लॉजिक बहुत काम आएगा कि यार अगर हमको डायरेक्शन की लॉजिक क्लियर नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमको किस तरीके से चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल यानी कि थीटा को अपन कैसे निकालेंगे। इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड अभी अपन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम, या अपन बोले ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे अपन एंगल निकालना सीखते हैं। एंगल का जो सिंबल होता है वो होता है थीटा, और दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल निकलता है वो एंगल हमेशा अपन लेंगे 0 से 180 के बीच का, 0 से 180 के बीच का।
हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दो बनेंगे, एक थीटा और एक 360 माइनस थीटा। आप हमेशा वो एंगल कंसिडर करोगे, उसको थीटा मानोगे जो 0 से 180 के बीच में आएगा। ठीक है यहां तक। अच्छा नेक्स्ट चीज, एंगल कब निकल सकता है? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल सिर्फ जब निकल सकता है ओनली इफ दे आर को इनिशियल। इसका मतलब या तो वो एक्चुअल में को इनिशियल हो या फिर प्रोड्यूस करने पे वो को इनिशियल हो जाए, या अपन बोले व्हेन दे आर कॉन्करेंट। एक ही बात है, आप यहां कॉन्करेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। एग्जाम्पल, अगर मान लो ये आपका क्या है, ये एक क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड में आप इस लाइन, ठीक है, और ये जो लाइंस है, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में एंगल नहीं बता सकते, बिकॉज ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये एक दूसरे के कभी भी कॉन्करेंट नहीं हो सकती, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। रीजन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज दे आर नॉट को प्लेनर, दे आर नॉट को प्लानर। अगर ये को प्लानर नहीं है तो इनके बीच में आपको कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा। अगर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप फिर एंगल फाइंड कर ही नहीं पाओगे। तो एंगल आप जब ही फाइंड कर सकते हो जब दो वेक्टर्स के बीच में कोई पॉइंट कॉमन हो। कॉमन पॉइंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप एंगल फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर बात करी जाए, मान लो एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर जो है वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में जो ये एंगल है इसको बोलते हैं थीटा। मान लेते हैं ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेकिन ये थीटा अपन ने कब मार्क करा? जब ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करते, चाहे अपन प्रोड्यूस करते फिर भी नहीं करते, तो फिर इनके बीच में कभी एंगल नहीं बनता। या तो डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर जाए या इनको प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट कर जाएं। ये इधर है, ये इधर है, अब आप इसको प्रोड्यूस करो और आप इसको प्रोड्यूस करो। क्लियर? यानी कि पैरेलल शिफ्टिंग कर दो एक तरीके से, तो यहां पे ये एंगल बन गया। तो इन दोनों केसेस में एंगल निकालना पॉसिबल है, बिकॉज दे आर हैविंग अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? यहां तक ऐसे निकाला जाता है एंगल। अब बात करें कि भाई एंगल ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम कैसे आप एंगल फाइंड करोगे। तो यहां पे एंगल फाइंड करने के लिए एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट लॉजिक का आपको ध्यान रखना है, पैरेलल शिफ्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग? पैरेलल शिफ्टिंग का ये मीनिंग होता है कि मान लो आपने कोई वेक्टर बनाया जैसे कि ये, तो आप इस वेक्टर को पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, उसका डायरेक्शन और उसकी लेंथ को सेम रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऐसे कर दिया, सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन, या मैंने ऐसे कर दिया, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, या फिर मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया, हैविंग सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो कई बार जब वेक्टर्स एक दूसरे को डायरेक्टली टच नहीं करेंगे तो पैरेलल शिफ्टिंग के लॉजिक से आप उनके बीच में एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो अब एंगल फाइंड करते हैं। देखो, कुछ बेसिक डायग्राम्स की बात करेंगे और उनके बीच में एंगल को फाइंड करना सीखेंगे। ये अपन ने एक्सिस बना लिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका जो ये एक वेक्टर है वो इधर जा रहा है। ठीक है, इसका वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है मान लेते हैं वो है 30 डिग्री, और दूसरा वेक्टर जो है वो इधर जा रहा है, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है 40 डिग्री। अब आपको बोला गया कि आप इनके बीच में एंगल फाइंड करो। तो अब अपन ने ये सीखा है ना कि पैरेलल शिफ्टिंग करी जा सकती है। मतलब मैं इस वेक्टर को उठा के यहां ले जा सकता हूं या इस वेक्टर को उठा के यहां ले आ सकता हूं और इनको को इनिशियल बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? को इनिशियल। देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ ये वाला वेक्टर ऑलरेडी बना रहा है 40 डिग्री।
आपने इस वेक्टर को यहां से उठाया और इसकी इस टेल पे लाके इसको रख दिया इस तरीके से, एज इट इज सेम, ये रख दिया। ठीक है, कहां रख दिया? इसकी टेल पे लाके रख दिया, रख दिया भाई, टेल पे लाके यूं रख दिया। अब जब आप ये वाई एक्सिस बना रहे हो तो ये एंगल अभी भी क्या रहना चाहिए? 30 रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी 30 था वर्टिकल के साथ। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ 40, इसका वर्टिकल के साथ 30, तो ये भी 30। तो अब ये बचा कितना? ये बचा 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि पूरा 90 होता है। तो इस हिसाब से ये जो थीटा है ये मैंने निकाल दिया 100 डिग्री। क्लियर? तो अपन डायग्रामेटिक यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पैरेलल शिफ्टिंग का लॉजिक यूज करके वेक्टर्स के बीच में कैसे भी करके एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? एक और एग्जांपल लें अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो आपका जो ये वाला वेक्टर है ये इधर बन रहा है, ठीक है, और ये वाला वेक्टर इस बार ऐसे बन रहा है। यहां पे जो ये इसने एंगल बनाया ये एंगल है अपना 150 डिग्री, ठीक है, और ये जो एंगल इसने बनाया ये है 135 डिग्री। क्लियर यहां तक? अब आप एक काम करो, अगर ये 150 है तो ये कितना हुआ? ये हुआ ऑब्वियसली कितना? ये हुआ 30 डिग्री। अच्छा, अगर ये 135 है तो ये कितना हुआ? ये हुआ 45 डिग्री। अब क्या आप इस वेक्टर को उठा के यहां रख सकते हो? रख सकते हैं। या इस वेक्टर को उठा के हम यहां रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग हम कैसे भी कर सकते हैं। इस बार अपन हॉरिजॉन्टल वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। वर्टिकल लाइन एज इट इज है, ये वेक्टर अपनी जगह एज इट इज है। ये एंगल अभी भी कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। अब आपने इस वेक्टर को उठाया और यहां लाके इसके साथ रख दिया, ये रख दिया। हॉरिजॉन्टल के साथ अभी भी इसका एंगल कितना है? 45 डिग्री है। तो ये बचा कितना? ये भी बचा 45 डिग्री। तो जो मेरा थीटा है वो कितना हो गया? 75 डिग्री। हर बार थीटा आपका 0 से 180 के बीच में आना चाहिए। और थीटा निकालते टाइम आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वेक्टर्स में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर है, ठीक है, तभी आप एंगल निकाल सकते हो। क्लियर? आ गया समझ में? तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी थी, जिसमें आपने वेक्टर्स के बेसिक लॉजिक, वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी, वेक्टर्स की जरूरत कहां कहां पे होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, उसके अलग अलग सिंबल्स, वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स की डिटेल अलोंग विद द डायग्राम्स। फिर अपन ने पढ़े कि भाई कितने टाइप के डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस को कैसे स्टडी किया जाता है, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, और लास्ट अपन ने क्या पढ़ा कि भाई वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देखें, नोट्स जरूर बनाएं साथ में, नहीं तो रिवीजन करते टाइम आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप अपनी लैंग्वेज में हाईलाइट करके लिखो, ताकि आपको रिवाइज करते टाइम वो सारी छोटी छोटी चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो इसको रिवाइज करके, इसको ढंग से प्रिपेयर करके इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखो। थोड़ा और डिटेल में वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं।